दोस्तों पिछले 15 सालों में आप लोगों ने यही कहानी सुनी है कि चाइना एक दिन यूएसए को सुपरसीड कर जाएगा और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरेगा। दोस्तों 1980s में भी यही कहा जाता था, बस किरदार अलग थे। उस वक्त कहा जाता था अमेरिका को compete करने वाला है जापान और एक दिन एक्सीड करने वाला है जापान। फिर दोस्तों होता यूं है कि अमेरिका लॉन्च करता है जापान के ऊपर ट्रेड वॉर। जब ट्रेड वॉर से लगने वाले टैरिफ से बात नहीं बनती हुई दिखती है तो आता है धोखा। जी हाँ दोस्तों, बात होगी यहाँ पे प्लाजा एकॉर्ड्स की और उसके बाद जापानीज अर्थव्यवस्था हमेशा के लिए ठप हो जाती है। क्या चाइना का भी कुछ वैसा ही हाल होने वाला है? क्योंकि दोस्तों यहाँ आपको बताना चाहूंगा, जो चाइना की स्थिति है वो जापान से बहुत बुरी है। जापान को जब यूएस ने टॉपल किया था वो अपने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर था, वो मजबूती पर था, लेकिन चाइनीज अर्थव्यवस्था इस वक्त फ्रेजाइल है और उसको कहीं ना कहीं झकझोरना पहले की तुलना में आसान है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी बताना चाहूंगा, जापान और चाइना दोनों अलग अलग बीस्ट हैं, क्योंकि ये ट्रेड वॉर केवल ट्रेड तक सीमित नहीं रहने वाला है। तो दोस्तों आइए जरा इसको समझते हैं, क्योंकि ट्रेड वॉर आप देख रहे हैं किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। यूएस ने चाइना के ऊपर 145% टैरिफ लगाया, चाइना ने 125% लगाया। चाइना ने आज बोइंग के जेट्स लेने से मना कर दिया है। यहां पे दोस्तों कई लोग कहेंगे अरे ट्रंप के तो टैरिफ काम नहीं कर रहे, क्योंकि ट्रेड में तो वृद्धि आई है। 12.4% जंप हुआ है मार्च में चाइना के एक्सपोर्ट्स में। तो दोस्तों थोड़ा डिटेल में जाइए, क्यों हुआ है? कारण है कंपनीज रश किए हैं। इससे पहले अमेरिका के टैरिफ्स किक इन हो जाएं, जो सामान चाइना में पड़ा है उसको निकाला गया है। कहा जाता है प्लेन भर भर के आईफोन्स एक्सपोर्ट किए गए हैं, जो बन गए हैं वो सब भेज दिए गए हैं। कारण था टैरिफ लगने के पहले सामान वहां पहुंच जाए। दोस्तों ये कारण है वृद्धि का, यानी कि कहीं ना कहीं चाइनीज अर्थव्यवस्था एक बुरे दौर से अब गुजरनी शुरू होने वाली है। पर दोस्तों आज जो चाइना के साथ हुआ है वो अगर आप इतिहास के पन्नों में जाएं तो जापान के साथ हुआ है। तो आइए जरा देखते हैं क्या हुआ था जापान के साथ। दोस्तों समय में थोड़ा पीछे चलेंगे, बात कर रहे हैं हम 1980s की। अर्ली 1980s की बात है। जापान ग्लोबल इकोनॉमी को रीशेप कर रहा था। ठीक वैसे ही जैसे चाइना एक एक्सपोर्ट ड्रिवन मॉडल है, कुछ वैसा ही जापानीज अर्थव्यवस्था भी एक एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी थी। स्टेट गाइडेड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जैसे चाइना में है, कुछ वैसे ही जापान में भी थे, जिस वजह से जापानीज अर्थव्यवस्था में हाई डोमेस्टिक सेविंग्स रेट था, अंडर वैल्यूड जापानीज करेंसी यानी कि येन था। जापानीज फर्म्स तेजी से ग्लोबल मार्केट को डोमिनेट करने लगते हैं। ऑटोमोबाइल्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कंपनीज आज आप सुनते हैं, टोयोटा, सोनी, पैनासोनिक, ये सारे कंपनीज केवल अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स के साथ कॉम्पीट नहीं कर रहे थे, रादर उनको आउट परफॉर्म कर रहे थे। नतीजा ये होता है दोस्तों, मिड 1980s आते आते अमेरिका का जापान के साथ ट्रेड डेफिसिट $50 बिलियन का आंकड़ा पार कर जाता है। ये बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मिड 1980s की, जब यूएस की अर्थव्यवस्था, उसके अगर हम नंबर्स की बात करें तो आज जो भारत की अर्थव्यवस्था है कुछ उतनी ही थी। तो आप उसमें 50 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट अकेला जापान के साथ अमेरिका उस दौर में फेस किया करता था। फिर दोस्तों अमेरिका को क्लियर हो जाता है कि भाई जापान को तो टॉपल करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो कॉम्पिटिटर है जो अमेरिकन कंज्यूमर्स के द्वारा ही फीड किया जा रहा है और अमेरिका के ही इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद दोस्तों होता है ट्रेड वॉर, और फिर उससे बात जब नहीं बनती है तो आता है प्लाजा एकॉर्ड्स, और उसके बाद अगर आप देखें तो जापानीज अर्थव्यवस्था फिर कभी रिकवर नहीं कर पाती। इसके डिटेल्स में हम जल्दी जाएंगे, आपको मैं वो बताऊंगा। यूएस जापान को उसके पीक से टॉपल करता है। वो वक्त होता है जब जापान तेजी से ग्रो कर रहा होता है, डेमोग्राफी उसके सपोर्ट में होती है। अनलाइक दैट चाइना आज एक ऐसे हाल में है जहां उसमें डोमेस्टिक इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है, डेट लेवल स्काई रॉकेट कर चुके हैं, यानी कि चाइना आज बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है। अगर आप देखें तो यहां पे अगर हम इतिहास को, जो कि बेस्ट टीचर बताया जाता है, यदि उससे सीखें तो कुछ ऐसा ही लग रहा है चाइना के साथ भी वैसा ही होगा। लेकिन याद रखिए, चाइना जापान के जैसा एक बिनाइन पावर नहीं है। वो अमेरिका के ऊपर अपनी सिक्योरिटी नीड्स के लिए भी निर्भर नहीं करता है। नतीजा ये होने वाला है दोस्तों, ये नादानी होगी सोचना कि इस ट्रेड वॉर की रैमिफिकेशंस केवल और केवल ट्रेड तक ही लिमिटेड रहेंगे। ये बहुत सारे अन्य सेक्टर्स को भी इंपैक्ट करेंगे। तो जानना होगा इसमें दुनिया के लिए क्या है और भारत के लिए क्या है। तो आइए जरा इस वीडियो को शुरू करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन आप अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों डेली T20 करंट अफेयर्स ब्लिट्स आपके लिए हम लेकर के आए हैं। टोटल एमसीक्यूज 20 हैं। डेली करंट अफेयर्स जो होता है उसी के आधार पे क्विज बनाया जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुमूल्य है, आप इसको अवश्य दें। आधे घंटे का ये टेस्ट होता है, बिल्कुल फ्री है, आपको पिंड कमेंट में लिंक मिल जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं जापान आखिरकार टॉपल कैसे होता है। देखिए जापान तेजी से ग्रो करने लगता है। नतीजा ये होता है, यूएस कहता है कि देखिए इसके एक्सपोर्ट्स को लिमिट कर देते हैं, और उसके बाद एक टर्म आता है वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स।
जिसके द्वारा ऑटोमोटिव सेक्टर के ऊपर यूएस कहता है कि तुम इस नंबर से ज्यादा गाड़ियों को हमारी अर्थव्यवस्था में नहीं भेजोगे। दोस्तों इसको कहते हैं कि अगर आप देखें तो कार एक्सपोर्ट्स पे एक कैप लगा दिया जाता है। हालांकि दोस्तों नाम में छुपा है वॉलेंटरी, लेकिन वॉलेंटरी होता नहीं है। दरअसल जापान के वो सर पे बंदूक लगाई जाती है। कहा जाता है कि अगर ये नहीं करोगे तो और बुरे बुरे ट्रेड में आपके ऊपर हम टैरिफ वगैरह लगाएंगे। नतीजन जापान को वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट को एक्सेप्ट कर लेना पड़ता है। सस्टेन्ड प्रेशर होता है, लेकिन जापान भी तो बड़ा ही कहीं ना कहीं इनोवेटिव होता है। वो क्या करता है, जो जापानीज कंपनीज होती हैं वो यूएस में हायर मार्जिन व्हीकल्स बेचना शुरू कर देती हैं। नतीजा ये होता है कि कहीं ना कहीं उनके लिए प्रॉफिट्स बनते रहते हैं और इस बीच में जापानीज कंपनीज यूएस जाके निवेश करके वहीं पे फैक्ट्रीज लगा देती हैं। नतीजन अमेरिकन कंपनीज का मार्केट अब वो और अधिक खाने लग जाती हैं। जापान के इस स्टेप के बाद यूएस समझ जाता है कि देखिए बात इससे तो नहीं बनने वाली। देखिए दोस्तों उस दौर में क्या हो रहा था, अर्ली 1980s में जैसे चाइना के ऊपर आरोप लगता है, कुछ वैसा ही आरोप जापान के ऊपर लगा करता था कि वो अपनी करेंसी को जानबूझ के डीवैल्यू करके रखा है ताकि उसकी कंपनीज को एक्सपोर्ट में फायदा मिले। तो यहां पे दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही था। जो बैंक ऑफ जापान है वो एक्टिवली करेंसी मार्केट में इंटरवीन किया करते थे और येन को अंडर वैल्यूड रखा करते थे। वॉशिंगटन कहता है कि देखिए ये गलत प्रैक्टिस है जो जापान कर रहा है। वॉशिंगटन अपनी स्ट्रेटेजी बदलता है, जापान के साथ कोऑर्डिनेट करता है और कहता है कि आपको येन को डीवैल्यू करना पड़ेगा। काफी लंबे समय तक जापान इसको टालता रहता है। फिर फाइनली दोस्तों प्लाजा एकॉर्ड साइन किया जाता है और इसके लिए जापान को बोला जाता है कि आप यूएस और वेस्ट जर्मनी ये सारी कुछ बड़ी अर्थव्यवस्था है जो कि मिलके ग्लोबल करेंसी का नॉर्म तय करेंगी, रूल सेट करेंगी, आपको इस टेबल पे बैठाया जाएगा। जापान भी सोचता है फाइनली हम अराइव कर चुके हैं। जापान भी जाता है इस प्लाजा एकॉर्ड में और वहां पे जाके उसको कहा जाता है कि देखिए इसका पर्पस है कि आपकी करेंसी डिवैल्यूड नहीं है, यूएस की जो डॉलर है वो ओवर वैल्यूड है, उसको हमें करेक्ट करना है और कहीं ना कहीं इससे आपको भी फायदा होगा। आपकी जो इकोनॉमी इतनी ज्यादा एक्सपोर्ट ड्रिवन हो गई है वो इंटरनल इकोनॉमी की ओर देखने लगेगी और आपके मार्केट में कंजम्पशन बढ़ेगा और आपको फिर दुनिया की अर्थव्यवस्था की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड ऑफ द डे दोस्तों हमारे देश में भी कुछ ऐसे ही आईएमएफ के इकोनॉमिस्ट आते रहे हैं और इस प्रकार की बात करते रहे, तो आप उनसे ये उम्मीद कर सकते हैं। वो तो कहते भी थे ना कि भारत को तो मैन्युफैक्चरिंग में जाना ही नहीं चाहिए, सर्विसेज इकोनॉमी ही भारत का बेड़ा पार कराएगी। आपको याद होगा मैं किसकी बात यहां कर रहा हूं। तो कुछ वैसे ही इकोनॉमिस्ट होते हैं, जापान को भी वही पट्टी पढ़ाई जाती है और उसके बाद जापान प्लाजा एकॉर्ड साइन कर लेता है। नतीजा ये होता है कि जापान की जो पॉलिसी थी करेंसी को अंडर वैल्यू करने की, सप्रेस करने की, जापान को वो हटाना पड़ जाता है। जापान कहीं ना कहीं उसके बाद अगर आप देखें तो इस उम्मीद में होता है कि उसका कंजम्पशन ग्रो करेगा। दोस्तों अगर आप देखें तो ये प्लाजा एकॉर्ड साइन करने के 3 साल में येन 100% अप्रिशिएट कर जाता है, यानी कि जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस उसकी मैन्युफैक्चरर्स को लो वैल्यू येन से मिला करती थी वो मिलनी बंद हो जाती है और इसके साथ अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट इंजन उसका ठप होने लगता है। तो इसके बाद जापानीज जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो सोचते हैं कि चलिए ऐसे वक्त में क्या करते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कर दिया जाए। तो बैंक ऑफ जापान जो इंटरेस्ट रेट लगाया करता था वो 5% हुआ करता था, वो घटा के सीधा 2.5% हो जाता है। नतीजा ये होता है जापानीज अर्थव्यवस्था में पैसा ही पैसा, चारों तरफ पैसा फ्लो करने लगता है, बड़े कम रेट का पैसा होता है और इसके साथ अगर आप देखें तो ऐसा लगता है प्लाजा एकॉर्ड काम कर रहा है। डोमेस्टिक इकोनॉमी तेजी से ग्रो करने लगती है, डोमेस्टिक डिमांड बढ़ने लगता है, एसेट प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं। जापान में बहुत कम समय में तेजी से ग्रोथ दिखने लगती है। सब कह रहे थे कि ये प्लाजा एकॉर्ड तो बड़ा अच्छा चीज हमें यूएस ने दिया, दुनिया की जरूरत नहीं, अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों ऐसे ही तो थोड़ी कहा जाता है, ये जो बात है हेनरी किसिंजर वाली कि इट इज फेटल टू बी फ्रेंड ऑफ अमेरिका, एनिमी ऑफ अमेरिका होना तो फिर भी डेंजरस है। तो कुछ वैसा ही होने वाला होता है जापान के साथ। दोस्तों होता यूं है कि रियल एस्टेट प्राइसेस जो टोक्यो में होते हैं वो तेजी से बढ़ जाते हैं। निकेई इंडेक्स वो 3 गुना हो जाता है कुछ सालों में। 1989 तक जापान का जो स्टॉक मार्केट होता है उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है, जो कैपिटलाइजेशन होता है, वो ग्लोबल इक्विटी का 40% होता है। आप सोच सकते हैं दुनिया के आधे से थोड़ा कम केवल जापानीज स्टॉक मार्केट होता है। उनकी कंपनीज को लगता है हम तो बहुत बड़ी कंपनीज हैं। फिर क्या होता है, एक दिन ये बबल फट जाता है। जिस दिन वो बबल बर्स्ट होता है दोस्तों, लैंड प्राइसेस कोलैप्स हो जाते हैं, स्टॉक मार्केट प्लंज कर जाता है और वो बैंक्स जिन्होंने कम रेट पे लोन दिया था कुछ नहीं बचता उनके पास। बैड डेट, केवल और केवल बैड डेट। और उसके बाद अगर आप देखें तो शुरू होता है जापान का डाउनफॉल, जिसको कहा जाता है लॉस्ट डिकेड। जी हाँ दोस्तों, यहां से शुरू होता है जापान का लॉस्ट डिकेड, जिसमें जापानीज अर्थव्यवस्था में केवल स्टैग्नेशन, केवल डिफ्लेशन होता है और सालों तक जापानीज इकोनॉमी जो जीडीपी होती है वो स्टैग्नेट कर जाती है।
और उसके बाद अगर आप देखें तो ये लॉस्ट डिकेड नहीं, कई लोग कहते हैं लॉस्ट डिकेड्स में तब्दील हो गया। 10 नहीं 15-20 साल तक कुछ वैसा ही जापानीज की अर्थव्यवस्था रही। और इसके साथ अगर आप देखें तो जापान कभी उभर नहीं पाता। ये चाइना, ये स्टोरी अगर आप देखें तो चाइना जैसी नहीं लगी आपको? सेम मॉडल है इकोनॉमिक ग्रोथ का, सेम करेंसी मैनिपुलेशन की बात है, सेम कॉम्पिटिटर्स हैं, तो चाइना भी तो वही किया है दोस्तों। जापान का जो राइज रहा उसको उसने स्टडी किया और एग्जैक्टली वही मिरर किया। जापान की मैन्युफैक्चरिंग गिरी तो अमेरिकन कॉर्पोरेट्स चाइना की ओर भागे और वहां पे इंडस्ट्री लगाए कि जो जापान ग्रो किया है तुम वही कर दो। तो दोस्तों किरदार वही है, चाइना को उन्हीं अमेरिकन ने बनाया, जापान को हटा के। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो जापान जैसा ही चाइना ने क्या किया, स्टेट गाइडेड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बनाए जिसके द्वारा आज वो ग्रो करता रहा और आज इस स्टेज में आ गया है कि कई सेक्टर्स में उसकी डोमिनेंस है। क्या इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या टेलीकम्युनिकेशंस, क्या रिन्यूएबल एनर्जी, हर सेक्टर में चाइना डोमिनेट कर रहा है। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो जस्ट लाइक जापान, चाइना का भी मैसिव ट्रेड सरप्लस है जो कि अमेरिकन कंज्यूमर्स के द्वारा ही फेड है। नतीजा यह हुआ है कि यूएस के साथ टेंशन बढ़ते रहते हैं। लेकिन यहां पे ट्विस्ट है, जापान अगर आप देखें तो उसका जो डेट बबल फटा था वो प्लाजा एकॉर्ड्स के आने के कई साल बाद फटा। लेकिन यहां तो दोस्तों चाइना का डेट बबल ऑलरेडी कोलैप्स हो चुका है, ट्रेड वॉर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है और चाइना अगर आप देखें तो उसकी हालत खराब हो चुकी है। यहां पे देखिए चाइना की प्रॉपर्टी क्राइसिस किस प्रकार से गुजर रही है, बार बार कहा जा रहा है नए फेज से गुजर रही है। 18 ट्रिलियन डॉलर का वेल्थ अगर आप देखें तो हाउस होल्ड से इरोड हुआ है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी क्राइसिस जो चाइना में हुआ है। नतीजा क्या हुआ है उसके बाद अगर आप देखें तो चाइना के पास अब ज्यादा आर्सेनल्स बचे नहीं हैं आने वाले दौर में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। चाइना की सिचुएशन आज फार वर्स है, जापान तो अपने पीक पे था, आज चाइना में कॉर्पोरेट एंड लोकल गवर्नमेंट डेट अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा हाई है। यहां पे आप देखिए चाइना की अगर आप टोटल डेट टू जीडीपी रेशियो देखें तो 303% है 2024 के लिए और ये नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का डेटा है। दोस्तों यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट सबके डेट को मिलाया जा रहा है। फिर कहा जा रहा है मत भूलिएगा जापान, चाइना में अधिकतम डेट अगर बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ डेट अगर आप देखें तो लोकल गवर्नमेंट्स उठाते हैं, तो जो कि उसके नेशनल डेट टू जीडीपी में आता नहीं है। तो इस वजह से डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ज्यादा हाई है। चाइना ने अगर आप देखें तो डोमेस्टिक डिमांड वहां पे कंटिन्यूअसली वीक है। पॉलिसी मेकर्स ने जो मॉनिटरी एंड फिस्कल आर्सेनल हो सकता था वो ऑलरेडी खपा दिया है। आप देख सकते हैं यहां पे 111 बिलियन लिक्विडिटी इंजेक्ट किया गया था 2024 में। फिर अगर आप देखें तो अभी रिसेंटली 800 बिलियन युआन इंजेक्ट किया गया। कंटिन्यूअसली इन लोगों ने इस प्रकार से पैसा इकोनॉमी में डाला है इस उम्मीद में कि इकोनॉमिक साइकिल किक स्टार्ट हो जाए। ये जो डेट का प्रॉब्लम चल रहा है वो डेट और बढ़ाते जा रहे हैं उसके बावजूद, इस उम्मीद में कि हाउस होल्ड सेविंग्स जो है कहीं ना कहीं वो और खत्म ना हो जाए और इकोनॉमी फर्दर ग्रो कर सके आफ्टर दी जो कोलैप्स हुआ है प्रॉपर्टी मार्केट में। तो उससे उबरने के लिए इन लोगों ने ऑलरेडी बहुत पैसा डाल रखा है उधार में। अब दोस्तों उसके पास पैसे हैं नहीं, वो कहां से उठाएगा? अगर आप देखें तो अब इसके पास पॉलिसी स्पेस नहीं है, मॉनेटरी फिस्कल टूल्स ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं, तो ग्रोथ अब कैसे स्टिमुलेट होगा? शॉक एब्जॉर्बर्स ज्यादा चाइना के पास बचे नहीं हैं। नतीजा यहां पे दोस्तों कई लोग कह रहे हैं चाइना का जो लॉस्ट डिकेड है वो तो ऑलरेडी इस वक्त चल रहा है और उसमें अगर आप देखें तो जापान की तुलना में यूएस ने यहां पे अडॉप्ट भी नहीं किया है। जापान के लिए तो स्टेप वाइज अप्रोच था, धीरे 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 लैडर बढ़ रहे थे। लेकिन चाइना के केस में तो अगर आप देखें तो ऑल ऑफ अ सडन पुराना ट्रेड ऑर्डर उठा के फेंका जा रहा है। यूएस ने अचानक से प्रोहिबिटरी टैरिफ चाइना के ऊपर लगा दिए हैं। नतीजा ये हो रहा है ना दोस्तों कि इसकी वजह से ग्लोबल अर्थव्यवस्था पे बहुत ज्यादा शॉक आने वाला है। जापान के केस में जब कोई भी चेंज धीरे 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 डाला जाता है तो दुनिया भी उस हिसाब से एडजस्ट होती रहती है, लेकिन यहां पे दुनिया के एडजस्ट होने के पहले चाइना को झकझोरा जा रहा है। तो इस वजह से अगर आप देखें तो चाइना के साथ झकझोरने से कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, क्योंकि चाइना जापान जैसा पावर तो है नहीं, ये बात आप भी समझते होंगे। सबसे पहले आप देखिए अनलाइक 1980s का जापान, चाइना की अगर हम बात करें तो स्केल में बहुत बड़ा अंतर है। चाइना की इकोनॉमी सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा बड़ी है और ग्लोबल इकोनॉमी से बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। अगर आप देखें तो पूरा सप्लाई चेन मैन्युफैक्चरिंग का आज डिसरप्ट हो रहा है ट्रम्प के लगाए हुए टैरिफ से। फिनेंस की बात करें तो यूएस डेट सबसे बड़ा अमंग दी होल्डर्स अगर आप देखें तो जापान है करीबन 1.1 ट्रिलियन, उसके बाद चाइना आता है करीबन 780 बिलियन के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स वो ओन करता है। अगर वो उसे बेच दिया या फिर कैपिटल फ्लो रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो समझ लीजिए ग्लोबल अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढहने लगेगी। वैसे ही आप देखिए टेक्नोलॉजी की बात करें तो चाइना आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का मेजर प्रोड्यूसर है, लेकिन उसकी मोनोपोली है। क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें, रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करें तो उसकी रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी और किसी के पास है ही नहीं।
90% क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं, वो हेवी रेयर अर्थ्स की बात करें, लाइट रेयर अर्थ्स की बात करें, तो वो चाइना ही प्रोसेस करता है। यूएस ने तो अभी बस स्टार्ट किया है उसका प्रोसेसिंग। तो नतीजा ये हो रहा है दोस्तों, दुनिया इसके ऊपर निर्भर कर रही है। तो वो भी कहीं ना कहीं ऑलरेडी आप देख रहे हैं, चाइना ने यूएस के ऊपर बैन लगा दिया है कि वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा। तीसरा प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, अनलाइक जापान, चाइना यहां पे नेशनल सिक्योरिटी के प्रिज्म से एक अलग प्लेयर ऑल टुगेदर है। यूएस चाइना को एक स्ट्रेटेजिक राइवल की तरह देखता है, जापान को तो फिर भी अलाई की तरह देखता था। चाइना की जो राइवलरी है यूएस के साथ, वो केवल ट्रेड तक सीमित नहीं रहने वाली। आने वाले दिनों में दोस्तों डिप्लोमेटिक टेंशन आप देख ही रहे हैं कैसे बढ़ रहे हैं। पर दोस्तों बस उतना ही नहीं होने वाला, मिलिट्री एस्केलेशन का खतरा भी बढ़ेगा, ताइवान से लेके अलग अलग जगह में। क्योंकि अब क्या हो रहा है दोस्तों, ये आर पार की लड़ाई जैसे में तब्दील हो रही है, तो यहां पे वो बैरियर्स नहीं मेंटेन किए जाएंगे कि ये ट्रेड वॉर का कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स केवल ट्रेड से किया जाए। आज चाइना ने यूएस पे आरोप लगाया है कि उनकी जो एनएसए ऑफिस है वहां से कुछ, अगर आप देखें तो साइबर ऑफिस जो उनकी है वहां से कुछ हैकिंग वगैरह की गई है चाइना में, आपने सुना होगा। तो इस प्रकार के भी आरोप लग रहे हैं कि एक तरीके से अगर आप देखें तो डिजिटल वॉर भी यहां पे स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत सारी चीजें हो रही है जो जापान के इक्वेशन में नहीं थी। एंड ऑफ द डे मत भूलिए, जो एट स्टेक है वो बहुत कुछ बड़ा है। आप अगर देखें तो आने वाले दिनों में बाइफर्केशन हो सकता है फाइनेंशियल सिस्टम का। एक तरफ डॉलर अलाइंड वर्ल्ड होगी, एक तरफ युआन अलाइंड वर्ल्ड होगी। रशिया को जब कॉर्नर किया था तो कहीं ना कहीं रशिया की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी और इस प्रकार से ग्लोबली कनेक्टेड नहीं थी कि वो रूबल अलाइंड वर्ल्ड बाकी प्लेयर्स के साथ बना सके। लेकिन उस टेबल पे रशिया भी, ईरान भी, चाइना को भी डाल दिया जाए तो एक नई दुनिया ये लोग बना सकते हैं जो कि युआन या फिर अन्य करेंसी के द्वारा अलाइंड होगी। तो ट्रंप कहीं ना कहीं चाइना को उसी ओर धक्का दे रहे हैं। नतीजा ये होगा, यूएस डॉलर का डोमिनेंसी कमजोर होने वाला है और कोमोडिटी मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स, हर जगह इसके रैमिफिकेशन होंगे। जितना लंबा टाइम लगेगा इस यूएस एंड चाइना के डीकपलिंग में, उतनी देर तक अगर आप देखें तो जो न्यूट्रल इकोनॉमीज हैं एशिया के, अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के, उनको ऊपर दबाव बनेगा कि तुमको साइड चुनना पड़ेगा, या तो अमेरिका के साइड जाओगे या चाइना के साइड जाओगे। तो ये दबाव भी बनने वाला है, एक नए कोल्ड वॉर की तरह आप चीजों को देखने वाले हैं। पूरे ग्लोबलाइजेशन की मैप बदलने वाली है। मोस्ट लाइकली अगर आप देखें तो आने वाले दिनों में ये जो चेस बोर्ड है, ये अगर आप देखें तो केवल जापान की तुलना में केवल ट्रेड तक सीमित था, लेकिन अब ये चेस बोर्ड में जो पीसेस हैं बहुत ज्यादा वोलेटाइल हैं। बहुत ज्यादा यहां जो प्लेयर्स हैं पहले की जैसा प्रिडिक्टेबल नहीं है, और ये चेस बोर्ड भी बड़ा है, केवल ट्रेड तक सीमित नहीं है, बाकी डायमेंशंस जो भी देश के होते हैं वो भी इसमें कवर हो रहे हैं। क्या नेशनल सिक्योरिटी, क्या यहाँ पे बाकी जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। यहां पे अगर आप देखें तो इसका नतीजा ये होगा ना दोस्तों, इसको आप केवल और केवल ट्रेड वॉर समझने की गलती मत कीजिएगा। ये एंड ऑफ द डे अगर आप देखें तो ये क्लैश है इकोनॉमिक सिस्टम्स का। नतीजा ये होगा दोस्तों, इसमें सप्लाई चेन फ्रैक्चर होंगे, एक अमेरिका के ड्रिवन होगा, एक चाइना का ड्रिवन होगा, और इसमें अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल आर्किटेक्चर भी दुनिया की बदलेगी। इन शॉर्ट मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा, और एग्जैक्टली हम कुछ वही चाहते हैं। तो इस मल्टीपोलर वर्ल्ड की जो हम भी इंतजार कर रहे हैं कि सारे प्लेयर्स के पास मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए, तो वो ऑप्शन हमें मिल रहा है। तो आइए जरा अब ये देखना होगा किस तरफ ऊंट करवट लेता है, वो तो देखिए समय बताएगा। लेकिन चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग यहां पर हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूं आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। इसके सिवा आपको याद दिलाना चाहूंगा, केवल ₹1 में आपके लिए हम प्रीलिम्स 2025 टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं। 44 मॉक टेस्ट जिसमें जीएस और सीसैट आपको उपलब्ध हो रहा है। जल्दी से जाएं, एनरोल करें, नीचे दिया गया पिंड कमेंट है, उसका फायदा उठा ले। इसका आप देख सकते हैं केवल ₹1 में हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। इसके सिवा दोस्तों फ्लैट 60% ऑफ प्लस अप टू 12 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। तो यूज द कोड KC10, ₹22,999 में ये सब्सक्रिप्शन है। अलग अलग बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं, हिंदी में है, इंग्लिश में है, इंग्लिश में है। 2026, 2027, 2028 अलग अलग वर्षों के लिए हम बैचेस लेकर के आए हैं, तो आप उसमें जरूर जुड़ सकते हैं। मेक श्योर ये ऑफर 17 अप्रैल को खत्म हो जाए, तो उसके पहले आप एनरोल